हाशिम ज़ुबैरी के उसूलों में अपने दुश्मन और इसे नुकसान पहुंचाने वाले के लिए माफ़ी का लफ्ज़ ही नहीं था। सारा दिन वो अपने कामकाज में मसरूफ़ रहा और ये इंतज़ार भी करता रहा कि कब जुनैद इसको ये खबर लाकर देता है कि रेहान ने किस कंपनी को ज्वाइन किया है। जुनैद को हाशिम ज़ुबैरी के साथ रहते हुए एक अरसा हो गया था। हाशिम ज़ुबैरी के साथ रहते हुए वो होशियारी सीख गया था। अपने दिमाग को कैसे इस्तेमाल करना है वो ये बात भी जान गया था। किस बात का कैसे पता चलाना है वो कई रास्ते निकाल लेता था। जो आदमी जुनैद को रेहान का रिज़ाइन देने के लिए आया था, जुनैद ने बातों बातों में इससे ये दरियाफ्त कर लिया था कि वो कौन है। इस आदमी ने अपना तारुफ एक स्टोर के सेलमैन के ऐसे से कराया था। उस स्टोर का नाम इसने नोट कर लिया था। जुनैद सीधा इस स्टोर पर चला गया। एक काउंटर के पीछे वो शख्स जुनैद को खड़ा नजर आ गया। वो सीधे इसके पास जा खड़ा हुआ। एकदम जुनैद को अपने सामने देखकर पहले तो वो चौंका, फिर मुस्कुरा दिया। आप यहाँ? इस स्टोर में आया था कुछ खरीदारी के लिए, लेकिन आपको देखकर आपसे मिलने के लिए आ गया। जुनैद बोला, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? इस आदमी का लहजा सेलमैन की तरह था। जुनैद ने मुतलाशी निगाहों से दाएं बाएं देखा। रेहान साहब भी आपके साथ ही यहाँ काम करते हैं? वो यहाँ पे काम करेंगे जनाब। वो जिस कंपनी में काम करते हैं, इसका ऑफिस तो ऊपर दूसरी मंजिल पर है। आपका इनके साथ क्या ताल्लुक़ है? बस वो यहाँ खरीदारी करते हैं, रोज़ाना हैदवाई करते हैं। और फिर आज उन्होंने मुझे कहा कि मैं वो लिफाफा आपको पहुँचा दूँ। उसने बताया। अच्छा, अब यहाँ तक आया हूँ तो इनसे भी मिल लेता हूँ, जुनैद ने कहा और इससे मुसाफा करके ऊपर चला गया। आधे घंटे के बाद जब जुनैद इस इमारत से बाहर निकल रहा था तो उसके पास रेहान के बारे में तमाम मालूमात थी। वो कंपनी हाल ही में वजूद में आई थी। इससे कबल वो कंपनी किसी दूसरे कारोबार करती थी। रेहान को इस कंपनी के मालिकान ने भारी मुराद के साथ नौकरी दी थी। रेहान पर इनकी कई हफ्तों से निगाह थी। इसकी वजह यह थी कि ये कंपनी भी वही कुछ तैयार करके मार्केट में देने वाली थी जो हाशिम ज़ुबैरी की कंपनी काम करती थी। इस कंपनी का मुकाबला करने के लिए इस कंपनी के मालिकान ने रेहान को मोहरा चुनकर अपने ग्रुप में शामिल कर लिया था। जुनैद ने सब कुछ हाशिम ज़ुबैरी को बता दिया। हाशिम ज़ुबैरी ने इत्मीनान से सुनने के बाद कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है? रेहान ने ऐसा करके अच्छा किया है। मेरा नहीं ख्याल कि रेहान ने ये आपके एहसानात का अच्छा बदला दिया है। इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, जुनैद ने जवाब दिया। मैंने इसे मार्केट के लिए इख्तियारात दिए। मेरी कंपनी में बैठकर इसने मार्केट में नाम बनाया, तजर्बा हासिल किया और सिरे में इसने मुराद का अंबार देखकर ये भी गवारा नहीं किया कि वो खुद आकर रिज़ाइन पेश करता। इसने एक मामूली सेलमैन को इस काम के लिए मुंतखब करके हमें ये बावर कराने की कोशिश की है कि इसकी नज़रों में हमारी ये हैसियत है कि नौकरी मिलते ही वो इस ऑफिस में कदम रखना भी तौहीन समझता है। हाशिम ज़ुबैरी का लहजा पुरस्कून था। इसके अंदर का गुस्सा इसके चेहरे पर पराजमान बनावटी सुकून में मख्फी था। क्या मैं इससे बात करूं? कुछ आने की खामोशी के बाद जुनैद ने पूछा, क्या बात करोगे? हाशिम ज़ुबैरी ने इसकी तरफ देखा। यही कि वो ऐसा करके गलती कर रहा है। जुनैद बोला, जो गलती कर चुका हो फिर इससे बात नहीं की जाती। हाशिम ज़ुबैरी मानीख़ेज़ अंदाज में बोला, वो हमारी मार्केट के बारे में बहुत कुछ जानता है। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स वो अपने प्रोडक्ट की सेल के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसे हमारी मार्केट की एक एक चीज़ का इल्म है। जुनैद ने कहा, क्या इस कंपनी ने काम शुरू कर दिया है? हाशिम ज़ुबैरी ने सवाल किया। 15-20 दिनों के बाद इनकी कंपनी की प्रोडक्शन आ जाएगी, जुनैद ने जवाब दिया। इसका मतलब है कि 15-20 दिन रेहान प्रोडक्शन की तैयारी में मसरूफ़ रहेगा। हाशिम ज़ुबैरी का लहजा और भी गहरा हो गया। यस सर। भूल जाओ इस बात को और रेहान को अपने हाल पर छोड़ दो। हाशिम ज़ुबैरी ने ऐसे कहा जैसे इसने अपने सिगरेट से राख छाट दी हो। हाशिम ज़ुबैरी ने जुनैद को जाने का कहकर अपने आगे एक फ़ाइल खोल ली। जुनैद के वहम व गुमान में भी ये बात नहीं थी कि हाशिम ज़ुबैरी इस गलती की रेहान के लिए क्या सज़ा तजवीज़ कर चुका है। हाशिम ज़ुबैरी की बीवी मुमताज़ बेगम पिछले चंद सालों से शुगर और दिल की मरीज़ा बनकर अस्पताल और घर में मोलिक होकर रह गई थी। बार बार अस्पताल में रहने से वो उकता गई थी और चाहती थी कि अब कुछ भी हो जाए वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस से अपने घर में ही ले। चंद दिन कबल भी वो अस्पताल में दाखिल थी। अपनी जिद से मुमताज़ बेगम ने अस्पताल से छुट्टी ली और घर आ गई, जहाँ इसकी तबीयत संभलने की बजाय और भी ख़राब हो गई। इसके बावजूद वो अस्पताल जाने के लिए रजामंद नहीं थी। हाशिम ज़ुबैरी का दोस्त डॉक्टर रफ़ाकत सुबह और शाम को खुद ही मुमताज़ बेगम को देखने के लिए आ जाता था। इसके इलाज से मुमताज़ बेगम की तबीयत कुछ बेहतर हो गई थी। इस वक्त जब हाशिम ज़ुबैरी घर पहुंचा तो डॉक्टर रफ़ाकत कमरे में मौजूद मुमताज़ बेगम को चेक करके कुछ दवाइयाँ लिख रहा था। इस वक्त इसके पास एक मुलाजिम भी खड़ा था। मुमताज़ बेगम जाग गई थी। कैसी तबीयत है डॉक्टर? मेरी ज़िद्दी बीवी की।
हाशिम ज़ुबैरी पास ही बैठ गया। इनकी ज़िद का एक हल निकाला है मैंने, डॉक्टर रफ़ाकत ने लिखते हुए बगैर इसकी तरफ देखे कहा। वो क्या हल है? अब ये अस्पताल में रहना नहीं चाहती हैं। इनकी देखभाल के लिए एक नर्स का इनके पास होना बहुत ज़रूरी है, जो इनको इंजेक्शन लगा सके, वक्त पर दवाई दे सके, और जैसे एक नर्स मरीज़ की देखभाल करती है वैसे इनकी देखभाल हो, डॉक्टर रफ़ाकत ने बताया। यह तो बहुत अच्छी तजवीज़ है, मेरी मुश्किल भी हल हो जाएगी और मैं भी किसी हद तक बेफिक्र हो जाऊँगा। हाशिम ज़ुबैरी ने मुमताज़ बेगम की तरफ देखा। आप मेरी फ़िक्र क्यों करते हैं? मुमताज़ बेगम ने हाशिम ज़ुबैरी की तरफ देखा। तो क्या इस डॉक्टर की फ़िक्र करूँ? हाशिम ज़ुबैरी ज़ेरे मुस्कुराया। मैं ठीक हूँ। मुमताज़ बेगम ने इस जुमले को अपनी आदत बना लिया था। हाँ, ये ठीक है, क्योंकि इनका ब्लड प्रेशर उस हद को छू रहा है जो ख़तरनाक है। डॉक्टर रफ़ाकत बोल पड़ा। इनके पास एक नर्स का होना बहुत ज़रूरी है, या फिर ये अस्पताल में दाखिल हो जाए। तुम क्यों अपने आप से दुश्मनी कर रही हो? जिस अस्पताल में तुम दाखिल होती हो वही शहर का सबसे बेहतरीन अस्पताल है। तुम्हारे इस कमरे जैसा वहाँ कमरा होता है, हर सहूलत तुम्हें मिलती है, और फिर वो अस्पताल किसी और का नहीं, डॉक्टर रफ़ाकत का है। हाशिम ज़ुबैरी ने कहा। लेकिन मुझे इस घर में मिलता है सुकून, मुमताज़ बेगम इत्मीनान से बोली। जब सेहत ही नहीं रहेगी तो सुकून कहाँ से मिलेगा? हाशिम ज़ुबैरी खड़ा हो गया। मैं इस हाल में भी अपने घर में खुश होती हूँ, और फिर ये कह रहे हैं कि अब मेरी देखभाल के लिए नर्स आ जाएगी। वहाँ भी तो मुझे नर्स ही देखती है। इनके चेक करने का वक्त तो सुबह शाम ही होता है। मुझे इनकी ये तजवीज़ मंजूर है। तुमसे बात करना भी मुश्किल हो जाता है। हाशिम ज़ुबैरी फिर अपनी जगह पर बैठ गया। आप इत्मीनान रखें, मुझे घर में कुछ भी नहीं होगा। मुमताज़ बेगम ने मुस्कुराकर अपनी नहीफ आवाज़ में कहा। ये दवाइयाँ मंगवा लें, 1 घंटे के अंदर तुम्हें फ़ोन करता हूँ। तुम अपना ड्राइवर भेजकर नर्स को अपने घर ले आना, वो 24 घंटे इस घर में इनके पास रहेगी। डॉक्टर रफ़ाकत अपनी जगह से खड़ा हुआ। नर्स से बोल देना कोई पैसे की परवाह न करे, जो फीस मांगेगी वो इसे मिलेगी, लेकिन वो 24 घंटे यहाँ रहेगी और ख़िदमत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। डॉक्टर रफ़ाकत ने हाशिम ज़ुबैरी का हाथ पकड़ा और एक तरफ ले जाकर धीमे लहजे में बोला। मेरी नज़र में जो नर्स है वो मजबूर लड़की है, मेरे अस्पताल में काम करती है, और इसने मुझे अपने घर के हालात बताए हैं। मजबूरी इसे ज़्यादा मुँह खोलने नहीं देगी, वो अपने घर से छुटकारा चाहती है। ये तो और भी अच्छी बात है, वो अपना काम पूरी तवज्जो से करेगी। हाशिम ज़ुबैरी खुश हो गया। कुछ देर के बाद डॉक्टर रफ़ाकत इजाज़त लेकर चला गया। डॉक्टर रफ़ाकत की कार का रुख उस मोहल्ले की तरफ था जहाँ वो नर्स रहती थी। डॉक्टर रफ़ाकत इस मामले में ज़ाती दिलचस्पी इसलिए भी ले रहा था कि एक दिन इस नर्स ने जब अपने घर के हालात बताए थे, डॉक्टर रफ़ाकत की सोच ने एकदम पलटा खाया था। इस नर्स का नाम सहर बानो था। वो बहुत खूबसूरत थी। इसकी खूबसूरती किसी को भी अपने शहर में कैद कर सकती थी। जब डॉक्टर रफ़ाकत ने पहली बार सहर बानो को देखा था तो हुस्न परस्त डॉक्टर रफ़ाकत दिल में इस पर फिदा हो गया था। सहर बानो ने बताया था कि इसका बाप नशा करता है, वो इसकी माँ को मारता है, और जब वो अपने बाप को पैसे नहीं देती तो इसका बाप इसे भी मारने से गुरेज नहीं करता। इसका एक भाई है जो एक फैक्ट्री में काम करता है, वो इस मामले से हमेशा लातल्लुकी रहता था। सहर बानो के बाप ने 1-2 बार ये कोशिश भी की थी कि वो सहर बानो की शादी कर दे, और जो रिश्ते अपने घर लेकर आया था वो अच्छे लोग नहीं थे। सहर बानो के बाप को पैसों से मतलब था। वो अपनी बेटी की शादी करके अपनी जेब गर्म करने के चक्कर में था। इसकी माँ इसे कई बार कह चुकी थी कि वो ये शहर छोड़कर किसी और जगह चली जाए और वहाँ नौकरी कर ले। जब तक इस घर में रहेगी इसके लिए जहन्नुम में रहने के मुतरादिफ होगा। डॉक्टर रफ़ाकत की बीवी और बच्चे थे। इसकी बीवी भी डॉक्टर थी। जब इसे शहर से इसके हालात जानने तो एकदम इसके ज़हन में ख्याल आया कि क्यों न वो सहर बानो से शादी कर ले। दोनों की उम्र में बहुत फ़र्क था। सहर बानो की उम्र इसकी बड़ी बेटी जितनी थी, लेकिन सहर बानो की खूबसूरती ऐसी नहीं थी कि वो इसे नज़रअंदाज कर सकता। एक तरह से इसने ये फैसला कर लिया था कि वो सहर बानो से शादी करेगा। इसका बेहतरीन हल यह था कि वो सहर बानो को इस घर से किस तरह निकाल कर कहीं और ले जाता। मुमताज़ बेगम के पास नर्स के तौर पर सहर बानो को रखने के ख्याल आते ही डॉक्टर रफ़ाकत ने सोचा कि वो इस तरह इसके और भी करीब हो जाएगा। डॉक्टर रफ़ाकत उसे उस माहौल से निकाल कर अपनी क्लास के लोगों में शामिल करके इसका रहन सहन में तग़य्युर लाना चाहता था, ताकि वो इसकी बीवी बनकर इसके घर आए तो वो इस माहौल से मुकम्मल तौर पर आशना हो। सहर बानो की ज़िंदगी तो तंग गलियों वाले एक मोहल्ले में गुजरी थी। इसे क्या पता था कि ऊंची सोसाइटी के लोग कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं। इसके लिए ज़रूरी था कि सहर बानो को वो माहौल दिया जाता, और डॉक्टर रफ़ाकत इसे वो माहौल दे रहा था। खैर जब सहर बानो के मोहल्ले में पहुंची तो बादल न खास था।
डॉक्टर रफाकत पैदल गलियां अबूर करता हुआ लोगों से पूछता हुआ एक मकान के पास पहुंचा और इससे दरवाज़ा बजाया। कुछ देर के बाद वो दरवाज़ा सहर बानो की माँ ने खोला और डॉक्टर रफाकत को देखते ही बोली, जी मेरा नाम डॉक्टर रफाकत है और सहर बानो मेरे अस्पताल में काम करती है, मुझे उससे मिलना है। आप डॉक्टर रफाकत हैं? मुझे सहर ने बताया था कि आपके बारे में। आप अंदर आ जाएं, मैं सहर को बुलाती हूँ। सहर की माँ के अंदर बेचैनी दौड़ गई। डॉक्टर रफाकत अंदर चला गया। सहर बानो भी कमरे से निकल कर आई थी। सहर बानो एक कुर्सी उठा लाई। डॉक्टर रफाकत की हिरीस निगाहें सहर बानो के चेहरे पर मरकूज थी। मुझे ज़रा जल्दी है, मैं बस तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ कि मेरे एक दोस्त हैं, इनकी बीवी मुमताज़ बेगम बीमार है और वो अस्पताल में रहना नहीं चाहती है। तुमको चंद दिन इसके पास इसकी देखभाल के लिए रहना होगा। डॉक्टर रफाकत मतलब की बात की तरफ बढ़ा। सहर बानो की माँ ये सुनते ही बोली, डॉक्टर साहिब ये तो आपका हम पर एहसान है। अभी कुछ देर पहले जवान बेटी को इसका बाप पीट कर बाहर निकला है। आप इसे चंद दिनों के लिए नहीं, हमेशा के लिए इस जहन्नुम से ले जाएं। डॉक्टर रफाकत ने इसकी माँ की बात सुनकर सहर बानो के झुके हुए सर की तरफ देखा। इसका चेहरा ऐसा ही था जैसे कवल का फूल खिला हो। मैं सहर बानो को हमेशा के लिए ले जाऊंगा। डॉक्टर रफाकत ने मायनेखेज अंदाज में सर हिलाया। मुझे आप पर एतमाद है, आप सहर बानो को ले जाएं। इसकी माँ मुस्तरब हो गई। इसका बाप इसे जान से मार देगा, इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम ऐसा करो, तैयारी करो, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ देता हूँ। डॉक्टर रफाकत को लगा कि इसका काम और भी आसान हो गया है। सहर बानो से शादी करने के लिए कोई चीज़ माने नहीं होगी। मैं कपड़े ले लेती हूँ, तुम बस अपना हाथ मुँह धो लो, कपड़े तुम्हें वहाँ मिल जाएंगे। डॉक्टर रफाकत जल्दी से बोला, इस काम के तुम्हें अच्छे पैसे भी मिलेंगे। तुम जहाँ जा रही हो इनके साथ मेरा 25 साल का ताल्लुक है। हमने आपके ताल्लुक को देखना डॉक्टर साहिब, सहर बानो की माँ ने कहा। सहर बानो मुँह हाथ धोने के लिए चली गई थी। सहर बानो की कहीं कोई मंगनी वगैरह भी हुई है? डॉक्टर रफाकत ने कुछ देर इस सवाल को दांतों में चबाने के बाद उगल ही दिया। इसके बाप की वजह से हमारे रिश्तेदार हमसे नहीं मिलते। कोई गैर इस दहलीज पर क्या कदम रखे, और इसका बाप जो रिश्ते लेकर आया था वो बस क्या बताऊं। सहर की माँ ने आ भरी। कल को अगर कोई मुनासिब रिश्ता मिल जाता है तो। डॉक्टर रफाकत ने जानबूझकर सवाल अधूरा छोड़ दिया। डॉक्टर रफाकत की बात सुनते ही सहर बानो की माँ जल्दी से बोली, मेरी तरफ से इजाज़त है। आपका घर जहाँ, आप इसका घर जहाँ चाहे बसा दे, उससे ये नहीं देखा जाता जब इसका बाप इसे बुरी तरह मारता है। इसकी शादी के लिए आप मुझसे भी ना पूछें, बस बता दें कि इसकी शादी कहीं हो गई है। अब जब मैं इस घर से ले जाऊंगा तो इसका बाप तो एतराज़ करेगा। डॉक्टर रफाकत ने पूछा, उसे पैसे चाहिए। वो जाते हुए कहेगा कि इसकी तरफ से सहर बानो जहन्नुम में रहे, इसे पैसे चाहिए। कितने पैसे लेकर चुप हो जाता है। जो भी इसे मिल जाए, फिर चंद दिन सुकून से निकल जाते हैं। इसी असना में सहर बानो आ गई। इसने मुंह हाथ धोकर हल्का सा मेकअप किया था, जिससे इसका हुस्न और भी खिल गया था। डॉक्टर रफाकत का दिल चाहा कि वो सहर बानो को हाशिम जुबैरी के घर के बजाय निकाह खां के पास ले जाए, लेकिन वो अभी इतनी जल्दी नहीं कर सकता था। इससे अपने बीवी बच्चों का भी डर था। इस काम के लिए पहले से रास्ता बनाना था और फिर सहर बानो से निकाह करना था। वो जल्दी करके काम ख़राब नहीं करना चाहता था। चले? डॉक्टर रफाकत ने पूछा। जी। सहर बानो ने इस बात में गर्दन हिलाई। जो ही डॉक्टर रफाकत घूमा, ऐनी से वक्त सहर बानो का बाप घर में दाखिल हो गया। सहर बानो के बाप का नाम फजल था। उसने डॉक्टर रफाकत की तरफ घूर कर देखा और बोला, क्या बात है? मेरा नाम डॉक्टर रफाकत है, मैं सहर बानो को अपने साथ ले जा रहा हूँ। इसकी 24 घंटे की ड्यूटी शुरू हो रही है और ये मेरे पास रहेगी। डॉक्टर रफाकत ने कहा, काम 24 घंटे का हो जाएगा कि तनख्वाह भी बढ़ेगी कि 8 घंटे की ही रहेगी? फजल का लहजा तल्ख था। इसकी तनख्वाह भी बढ़ गई है। डॉक्टर रफाकत ने इत्मीनान से कहा, कितनी? फजल की आंखों में चमक उभर आई और उसे जल्दी से डॉक्टर की तरफ देखा। डॉक्टर रफाकत ने फजल के कांधे पर हाथ रखा और इसे एक तरफ ले जाकर धीमे लहजे में बोला, आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं। इस घर में आप सुकून से रहें और सहर बानो को भी सुकून से काम करने दें। हर महीने आपको अलग खर्चा मिल जाया करेगा। कितना खर्चा मिल जाया करेगा? फजल ये सुनते ही खुशी से चहका। पहले आप ये वादा करें कि आप घर में कोई हंगामा नहीं करेंगे और किसी मामले में कोई टांग नहीं अटकाएंगे। डॉक्टर रफाकत ने लगे हाथ अपना रास्ता मज़ीद साफ़ करना शुरू कर दिया। फजल ने जल्दी से कहा, मुझे क्या ज़रूरत है मैं ऐसा करूँ? मुझे खर्चा क्या मिलेगा? डॉक्टर रफाकत ने हज़ार के 3 नोट निकाल के इसके हाथ में दे दिए। फजल को तो ऐसा लगा जैसे इसे कोई ख़जाना मिल गया हो। वो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। इसकी फटी हुई आंखें इन नोटों को देखे जा रही थी। नोट इसके हाथ में क्या आए वो सब कुछ ही भूल गया। ये मेरे नोट हैं। फजल का लहजा शाइस्ता हो गया था। हाँ, और आइंदा तुम अपने घर वालों से कुछ नहीं मांगोगे। इतना खर्चा हर माह तुम्हें मिल जाया करेगा।
कहाँ मिला करेगा? फजल ने पूछा। इसी जगह तुम्हारे घर में, लेकिन तुम कभी किसी मामले में नहीं बोलोगे। मैं कुछ भी करूँ, कुछ भी कहूँ, तुम मेरी बात की मुखालफत नहीं करोगे। डॉक्टर रफ़ाकत ने उसे मज़ीद अपनी मुट्ठी में करना चाहा। पैसे की तुम परवाह न करना। डॉक्टर साहिब, मैं क्यों बोलूँगा? आप तो मेरे माई बाप बन गए हैं। फजल को क्या चाहिए था? मैं सहर बानो को अस्पताल ले जा रहा हूँ, डॉक्टर रफ़ाकत ने कहा, और फजल एकदम एक तरफ को हो गया। वो अभी तक नोटों को देख रहा था। डॉक्टर रफ़ाकत ने सहर बानो को इशारा किया और इसे लेकर घर से बाहर निकल गया। डॉक्टर रफ़ाकत दिली दिल में खुश था कि इसने पैसों की तपिश से अपना रास्ता मज़ीद साफ और सहल कर लिया था। डॉक्टर रफ़ाकत गाड़ी चलाते अपने बराबर बैठे सहर बानो के साथ कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन जाने क्यों इसकी ज़ुबान और अल्फाज एक दूसरे का साथ देने में नाकाम हो जाते थे। इसने कई बार सहर बानो को कनेक्शन से देखा। सहर बानो की निगाहें सामने मरकूज थीं और इसकी दिलकश खूबसूरती का जादू इससे कुछ फासले पर क़यामत बर्पा कर रहा था। आखिरकार डॉक्टर रफ़ाकत बोल ही पड़ा, क्या तुम खुश हो? सहर बानो एकदम चौंकी। जी मैं खुश हूँ। मेरे सवाल का जवाब क्या तुम अपने दिल से दे रही हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। मुझे इस दिन का शिद्दत से इंतज़ार था जब मैं इस घर से हमेशा के लिए चली जाऊँ। मेरे बाप की ही ये कहानी नहीं है कि वो अपने नशे के लिए हम सबको मारता है, बल्कि मेरी माँ भी मुझसे छुटकारा चाहती है। सहर बानो को बोलने का मौका मिला तो इसने कुछ छुपाना मुनासिब नहीं समझा। इसकी दानिश में डॉक्टर रफ़ाकत इसके लिए किसी रिश्ते से कम नहीं था। डॉक्टर रफ़ाकत इसकी बात सुनकर चौंका। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुमसे क्यों छुटकारा चाहती है? दरअसल ये मेरी दूसरी माँ है। मेरी माँ के मरने के बाद अब्बा ने इनसे शादी की थी। मेरा भाई भी सुतीला है। वो मेरी दूसरी माँ का सगा बेटा है। मेरी दूसरी माँ को इल्म नहीं था कि मेरा बाप नशा करता है। जब ये हकीकत खुली तो देर हो चुकी थी। मेरा सुतीला भाई अपनी माँ को मेरे बाप के पास रहना नहीं देना चाहता। वो कई बार कह चुका कि उन दोनों को छोड़ दे, वो इसे कहीं और ले जाएगा। जाने क्यों मेरी माँ ऐसा नहीं चाहती। वो मुझे उकसाती थी कि मैं इस घर से कहीं चली जाऊँ। आज मौका मिला तो मेरी माँ ने देर नहीं की। सहर बानो ने तफसील बताई। इसके चेहरे पर कोई उदासी नहीं थी। इसका लहजा इत्मीनान बख्श था। मैं भी कहूँ तुम्हारी माँ एकदम कैसे तैयार हो गई कि मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँ? और क्या कि मेरी माँ ने कुछ और भी कहा था आपसे? सहर बानो ने जल्दी से पूछा। वो कह रही थी कि मैं तुम्हारी किसी भी जगह शादी कर दूँ, किसी दौलत वाले से, भले वो पहले से शादीशुदा हो, बस दौलत हो जहाँ सहर बानो ऐसे ज़िंदगी गुजार सके। डॉक्टर रफ़ाकत ने ज़ीरक लहजे में कहा। डॉक्टर रफ़ाकत की बात सुनकर सहर बानो चुप रही। डॉक्टर रफ़ाकत इस इंतज़ार में रहा कि वो इसके जवाब में कुछ कहे, लेकिन सहर बानो की तरफ से मुकम्मल खामोशी थी। बहरहाल जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ। मुझे यकीन है कि एक बेहतर ज़िंदगी तुम्हारे इंतज़ार में खड़ी है। डॉक्टर रफ़ाकत अपनी खुशी दबाते हुए बोला। मैं इस ज़िंदगी के इस फैसले से खुश हूँ। पहली बार सहर बानो ने डॉक्टर रफ़ाकत की तरफ देखा, एक मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाई और दूसरे लम्हे इसको मालूम भी कर दिया कि डॉक्टर रफ़ाकत को एक झटका सा लगा। कुछ तवक्कुफ के बाद डॉक्टर रफ़ाकत ने अपना गला साफ कर बोला, तुम जिस घर में जा रही हो वो बहुत अमीर कबीर लोग हैं। मेरा पुराना दोस्त है, उसका नाम हाशिम ज़ुबैरी है। इसकी बीवी हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और दिल की मरीज़ा है। तुम्हें इसकी देखभाल के लिए इसके साथ 10-15 दिन रहना है। हम ऊंची सोसाइटी के लोग हैं, हमारे लाखों में आमदन है, हम रहन सहन आम लोगों से अलग ही होता है। तुम इस घर में रहकर ये रहन सीख लो। वो क्यों डॉक्टर साहिब? वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। डॉक्टर रफ़ाकत ने मुस्कुराकर जवाब दिया। ये बात याद रखना कि हाशिम ज़ुबैरी के साथ वही फासला रखना जो एक नर्स का मरीज़ के लवाहिकीन के साथ होता है। ठीक है। सहर बानो ने इस बात में सर हिला दिया। कल मैं तुम्हें कपड़ों की खरीदारी भी करवा दूंगा, इससे तुम्हारी शख्सियत बदल जाएगी। डॉक्टर रफ़ाकत ने इसकी तरफ देखकर एक मुस्कुराहट नछावर की। डॉक्टर साहिब, एक बात पूछने की इजाज़त है? सहर बानो बोली। हाँ पूछो, इसमें इजाज़त की क्या ज़रूरत है? 10-15 दिन के बाद मैं कहाँ जाऊँगी? सहर बानो ने पूछा। अपने घर चली जाओगी? डॉक्टर रफ़ाकत भी शातिर दिमाग का शख्स था। इसने बिला तामुल मानीखेज़ जवाब दे दिया। मैं अब अपने घर नहीं जाऊँगी, सहर बानो ने फैसला कुन अंदाज में कहा। फिर तुम ये मामला मुझ पर छोड़ दो और मुझ पर भरोसा रखो। डॉक्टर रफ़ाकत इससे ये कहना चाहता था। सहर बानो ने अपना होले से सर हिला दिया। सहर बानो जैसी दिखाई देती थी वो इसके बरक्स अंदर से एक ज़हीन और शातिर लड़की थी। वो कम बोलती थी और ज़्यादा देखते बहुत कुछ सोचती थी। डॉक्टर रफ़ाकत का ज़रूर से ज़्यादा मेहरबान होना दिल में कुछ काला के मुतरादिफ था। इसने सोचा कि वक्त आने पर हकीकत इस पर मुनकशिफ हो ही जाएगी। ज़िंदगी की खूबसूरती को अगर उसे देखने का मौका मिल रहा है तो वो इस मौका से भरपूर फ़ायदा उठाएगी। हाशिम ज़ुबैरी का वसीओरीज़ बंगला देखकर सहर बानो की आंखें खीरा रह गई। ज़िंदगी में पहली बार वो ऐसे आलीशान घर में दाखिल हुई थी।
हाशिम ज़ुबैरी हाथ में कॉफ़ी का बड़ा मग पकड़े नमूदार हुआ और डॉक्टर रफ़ाकत की तरफ देखकर खुशगवार लहजे में बोला, दोस्त हो तुम्हारे जैसा जो अपने कीमती वक्त अपने दोस्त के लिए कुर्बान कर रहा है। ये मैं तुम्हारे लिए नहीं अपनी भाभी के लिए कर रहा हूँ। डॉक्टर रफ़ाकत हंसा और फिर सहरबानो से मुतवज्जो होकर बोला, ये हाशिम ज़ुबैरी है और ये सहरबानो है, मेरे अस्पताल में नर्स है। अब ये 10-15 दिन मुमताज़ भाभी के पास रहेगी, इनकी खूब देखभाल करेगी और तुमको अब किसी फिक्र की ज़रूरत नहीं है। हाशिम ज़ुबैरी ने एक भरपूर नज़र सहरबानो पर डालकर डॉक्टर रफ़ाकत से पूछा, तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनवाऊँ? मैं कॉफ़ी ज़रूर पीता, लेकिन इस वक्त मेरे मरीज़ मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तुम हमें भाभी के कमरे तक ले जाओ ताकि मैं सहरबानो को समझा सकूँ। डॉक्टर रफ़ाकत ने कहते हाशिम ज़ुबैरी से भी पहले कमरे की जानिब कदम बढ़ा दिए। हाशिम ज़ुबैरी इन दोनों को मुमताज़ बेगम के कमरे में ले गया। डॉक्टर रफ़ाकत ने सब कुछ सहरबानो को समझा दिया। हाशिम ज़ुबैरी इधर बैठा रहा। जब तक डॉक्टर रफ़ाकत इसे समझाता रहा, वो काफ़ी के गर्मा गर्म घूंट लेता हुआ सहरबानो की तरफ देखता रहा। इसकी ज़िंदगी में भी कई लड़कियां थी, लेकिन सहरबानो में एक अलग ही बात दिखाई दी थी। ऐसा हुस्न और कशिश किसी में कमी होती है। हाशिम ज़ुबैरी इसके हुस्न में खो गया था। कुछ देर बाद डॉक्टर रफ़ाकत ने जाने की इजाज़त चाही और हाशिम ज़ुबैरी के साथ कमरे से बाहर चला गया। हाशिम ज़ुबैरी अपने दोस्त डॉक्टर रफ़ाकत के साथ कमरे से बाहर तो आ गया, लेकिन इसकी सोच और दिल सहरबानो के शहर में कैद हो गया था।